मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, बस ये एक रात गुजर जाने दो। मैंने कहा तो वो मेरी जानब हैरत से देखने लगा। मैं उठकर गोपे से बाहर आ गया। अल्लाह वसाया बाहर खड़ा था, उसके साथ ही उसका बाप खुदा बख्श भी था। हमसे कुछ फासले पर बस्ती के सारे लोग ही खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि जिंदवाड़ा की बहन के साथ कैसा सलूक करना है। अब जाओ सारी बस्ती वाले खुशी मनाओ, जागा करो, ढोल और गाने की आवाजें दूसरी बस्ती तक जाएं। मैंने इसके बाप से कहा तो वो सर हिलाते हुए पलट गया। कुछ ही देर के बाद ढोल पर थाप पड़ी, रात का सन्नाटा बिखर गया। बस्ती में कह के गूंजने लगे। नया पैराग्राफ। सुबह का नूर फिर उजाला हर तरफ फैल रहा था। नीलगु रोशनी सूरज के तुलू होने का इंदिया दे रही थी। सुबह का सितारा टिमटिमा रहा था। ऐसे में जसपाल सिंह छत पर खड़ा था। उसे दोनों हाथ जेबों में डाले हुए थे। उसका रुख ओगी पिंड की जानिब था। वहीं गुरुद्वारे से ज्ञानी की आवाज लाउड स्पीकर से इसके कानों में पहुंच रही थी। वो बानी पढ़ने के बाद हुक्मनामा सुना रहा था। उसमें कुछ नसीहतें भी थी। हवा के दोष पर आती हुई आवाज कभी ज्यादा और कभी मासूम हो जाती थी। जसपाल सिंह का ध्यान उस जानब नहीं था। वो तो कुछ और ही सोचता चला जा रहा था। उसे ये अच्छी तरह मालूम था कि उसकी फुप्पो कुलजीत कंवर वही बात कहेगी जो वानीता कंवर और अनुजीत ने कही थी। लेकिन फुप्पो के कहने में ऐसे जज्बात थे जिसने इसके मन में हलचल मचा दी थी, इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो रात ही से ये सोचता चला आया था। कुछ देर के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी थी। एक जानब उसकी कौम थी जिसके लिए उसने शादी तक ना करने का फैसला कर लिया हुआ था। यही कमरा था जहां इसकी हरप्रीत कुंवर के साथ मोहब्बत परवान चढ़ी। यही बहुत सारी बातें बहसें हुई। हरप्रीत कुंवर ने हर तरह इसका साथ दिया। इसकी शरीके सफर बनी कनाडा में मौजूद थी। इसका एक बेटा गुरबख्श सिंह उसकी गोद में खेल रहा था। दूसरी जानब एक तवील जद्दोजहद के बाद जब उसे तहमीना लगाया तो अब भी वो वहीं खड़ा था जहां से वो चला था। वो कौम जिसके लिए उसने सब कुछ तेज दिया था, वो कौम वैसे ही मदहोश थी। उसके साथी जो उसके साथ जान देने पर तुले रहते थे अब मौजूद भी थे तो वो अपनी जिंदगी में खुश थे। यही भूपिंदर सिंह अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि अब भी वो वैसा ही जानसार साबित होगा? वो सबको कॉल कर लेगा, वो सब जमा भी हो जाएंगे, लेकिन किन के लिए? जिन्हें आज भी समझाना होगा कि उनके लिए अपना वतन खालिस्तान क्यों जरूरी है। ये लो चाय पी लो। वानीता कुंवर की आवाज पर उसने पलट कर देखा। वो मग पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। जसपाल ने उसके चेहरे पर देखा तो वो उसी संजीदगी से बोली, ले लो। कहते हैं सोचते हुए अगर चाय पी ली जाए तो दिमाग कुछ ज्यादा काम करता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? उसने मग पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि शायद जिस तरह तुम सोच रहे हो मैं भी इसी तरह सोचने लगी हूं। वानीता कुंवर ने कहा और चाय का सिप लेने लगी। वानीता, ये जो मकसद होता है ना, ये किसी वतन परस्त के लिए हौसला, हिम्मत और यकीन होता है। जब वही दिखाई नहीं दे रहा तो बताओ कोई क्या करे? जसपाल ने दुखी दिल से कहा तो वानीता बोली, आज रात का टिकट है तुम्हारा? रात ट्रेवल एजेंट ने बता दिया था। शाम तक अमृतसर पहुंच जाना। ठीक है। जसपाल ने कहा, तुमने बताया ही नहीं कैसी गुजर रही है हरप्रीत के साथ? गुरबख्श तो निरा तुम पर गया है। वानीता कुंवर ने अपने लहजे में प्यार समेटते हुए कहा। उसने ये सवाल करके गोया सारी बहस समेट दी थी। जसपाल कुछ देर खामोश रहा, फिर प्यार भरे लहजे में बोला, हरप्रीत बहुत अच्छी बीवी साबित हुई है। किसी को पता ही नहीं वो जंगजू भी हो सकती है। एक घरेलू बीवी, एक माँ जिसकी सारी दुनिया उसका घर, बेटा और शौहर है। चलो रब तुम सबको खुश रखे। जिस वक्त जाना हो बता देना। अगर हमारे साथ अमृतसर जाना पसंद करो, बस नाश्ता करके निकलते हैं। मैं दरबार साहब नहीं जा सका, वहां भी माथा टेकने को मन कर रहा है। उसने कहा, ओके, तो फिर तैयार होकर आ जाओ। शायद अनुजीत हमारे साथ ना जाए। हम दोनों और भूपिंदर, वानीता कुंवर ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस पलट गई। वो सामने खड़ा देखता रहा। होले होले ओगी पिंड जाहिर होने लगा था। नीलगु रोशनी छट गई थी। न जाने क्यों उसका मन मचल रहा था
کہ ایک بار وہ اوگی پنڈ سے ہو کر جائے، پتہ نہیں پھر کبھی واپس آنا ہو بھی یا نہیں۔ گردوارے جائے، متھا ٹیکے، ست پر جائے، لوگوں سے ملے، کچھ دیر ہی سہی ان کے درمیان رہ کر انہیں محسوس کرے، ایک نگاہ اپنی پرانی حویلی پر ڈالے جو کچھ درست نہیں ہو پائی۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر کوئی فیصلہ کیے بنا منڈیر سے پلٹ گیا۔ دن ہانسا چڑھایا تھا۔ جسپال سنگھ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آیا تو وہاں سبھی تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے جہاں پہلے ہی پھپھو کلجیت کور بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دوسری بار انہوں نے اجنبی والا سلوک کیا تھا۔ رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات تو اس نے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اسے اچھا نہیں لگا۔ اتنی بیگانگی صرف اس لیے کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہا؟ کیا اس کا اپنا موقف درست نہیں؟ یہی سوچتے ہوئے وہ ٹیبل کے پاس پڑی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جسپال پتر، وہ اپنا بلبیر سنگھ پنچ ہے نا، اسے پتا چلا ہے کہ تم آئے ہو۔ اگر تمہارے پاس تھوڑا وقت ہو تو اسے بلا لو۔ وہ بیچارہ بہت کہتا رہا ہے کہ جب بھی تم آؤ اس سے ضرور ملو۔ پھپھو کلجیت کور نے کہا تو وہ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد بولا، میں کچھ دیر کے لیے پنڈ ہو کر ہی جاؤں گا، مل لوں گا ان سے۔ ٹھیک ہے، میں اسے فون کر دیتی ہوں۔ پھپھو نے کہا تو وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ تبھی اسے یاد آیا تو وہ خوشگوار لہجے میں بولا، پھپھو ہمارے ہاں ایک لڑکی کام کرتی تھی، جوتی نام تھا اس کا، وہ نظر نہیں آئی۔ اس کی شادی کر دی تھی میں نے پچھلے سال، یہی اوگی میں ہوتی ہے۔ پھپھو نے کہا، پھر آپ کا کام کا مسئلہ ہوتا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک نئی لڑکی ہے نا کرن کنور، وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے، رسوئی میں ہوگی اس وقت۔ سمرن کنور نے تیزی سے کہا تو وہ مطمئن سا ہو کر سر ہلانے لگا۔ شاید اس کا مقصد باتیں کرنا ہی تھا۔ وہ ناشتہ کر چکا تو اٹھ گیا۔ اس سارے دورانیے میں انوجیت نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جسپال سنگھ اس کے پاس گیا، اسے اپنے ساتھ لگایا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ پھر لان کے ایک سرے پہ لے جا کر بولا، دیکھ انوجیت، تم میرے بھائی ہو، مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، میری بات مانو، یہ سیاست کو چھوڑو، یہاں اب کچھ نہیں۔ پھپھو اور سمرن کو لے کر آ جا میرے پاس۔ ہماری 10 زندگیاں بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی جب تک بے چینی، بے سکونی اور دباؤ ہی رہنا ہے۔ ہم اس دھرتی کے ہوتے ہوئے بھی یہاں اجنبی ہے، ہمیں کبھی محب وطن نہیں مانا جائے گا۔ تمہاری یہ بات سمجھنے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا، انوجیت نے کہا۔ مجھے ساری سمجھ ہے، میرا سارا سیٹ اپ اب بھی ویسے چل رہا ہے۔ وہ مجھے یہاں کی بات بتاتے رہتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ تو اپڈیٹ رہتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے سارے معاملے بھی۔ اس نے بتایا۔ میرے سارے معاملے؟ اسے حیرت سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں میرے ویر، تمہیں ہر طرح سے دیکھا جا رہا ہے، تم ظاہر ہو سب کے سامنے۔ کون سی خفیہ ایجنسی ہے جسے تمہیں کھنگالا نہیں؟ بانیتا کے ساتھ تعلق، اس سے جتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سب ان کی نگاہ میں ہیں، اس لیے ویرتا کو تمہارے ذمے میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کچھ بھی نہیں۔ جسپال سنگھ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے جو وہ کہتے ہیں وہ میں مان لوں؟ انوجیت نے حیرت سے کہا، ہاں مان لو۔ بانیتا سے جتنا کم ملو اتنا ہی اچھا ہے، اور یہ جان لو تم اکیلے نہیں ہو۔ جو کہتا ہوں وہ کرو، یہاں سے کچھ نہیں سمیٹنا، نہ سمیٹو، لیکن سیاست چھوڑ کر سکون سے رہو۔ جسپال نے کہا، اوکے، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ٹھیک ہے، انوجیت نے مسکراتے ہوئے کہا تو جسپال نے اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اوکے، حصار میں آنے سے پہلے اپنا بچاؤ کر لو، مگر یہاں سے سیاست میں آنے والا ایک بندہ ہمارا مخالف ہے۔ انوجیت نے کہا، وہی تو کہہ رہا ہوں، اسے راہ لے کر آئی ہے، انہوں نے ہر ممکن طور پر اسے جتوانا ہے۔ ایک تماشا ہے جو یہاں لگے گا، تم دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ جسپال نے کہا تو وہ سمجھ گیا کہ جسپال سنگھ یہ سب یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ضرور ہے۔ اگر تم لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو چلیں؟ کچھ دور کھڑی بانیتا کنور نے پوچھا۔ چلیں، اسے مڑ کر کہا۔ سامنے پھپھو کلجیت کنور کھڑی تھی، وہ اس سے ملا، پھر سمرن کنور سے ملا، وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ بھوپندر سنگھ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، انوجیت بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ اوگی پنڈ کی طرف چل دیے۔ وہ سیدھے بلبیر سنگھ کے گھر جا پہنچے، وہ ان کے انتظار میں ہی تھا۔
वहां गांव के कई लोग मौजूद थे। वो सब बड़ी गर्म जोशी से मिले। बड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद बलबीर सिंह ने पूछा, तुम लोग जब से गए हो वापस ही नहीं पलटे। अब भी सिर्फ एक दिन के लिए आए हो, क्या वापस आने का इरादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या फिर शायद मैं कभी मुस्तकिल यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। मैं अभी कुछ कह ही नहीं सकता। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे ज्यादा इम्कान यही है कि मैं ना आऊं। मेरा वहां बड़ा अच्छा बिजनेस है, उसके मुकाबले में यहाँ की जायदाद तो कुछ भी नहीं। और फिर मैंने वो सब अनुजीत को दे दी है। मेरा वापस आने का कोई ख्याल ही नहीं, बल्कि इसे भी कह रहा हूं कि सब कुछ बेच दे, या जो कुछ भी करना है इसे करो और मेरे पास आ जाओ। जसपाल सिंह ने बड़े यकीन और मजबूत लहजे में बड़ी मुबहम सी बात कह दी। ये सब कुछ यूं ही रहेगा? उसने उदासी से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। क्या बदला यहाँ पर? लोग बदलना ही नहीं चाहते। खैर ये एक लंबी बहस है, छोड़े इसे। उसने उकताए हुए लहजे में कहा तो माहौल एकदम से उदास हो गया। वो कुछ देर मजीद बातें करते रहे। इसी दौरान एक लंबे कद वाली पतली सी उधेड़ उम्र औरत वहां आ गई। वो यहां आते ही जमीन पर बैठ गई। तभी बलबीर सिंह ने जल्दी से लरसते हुए लहजे में कहा, धनकोरे ये क्या कर रही है? तू ऊपर बैठ। नहीं वीर बलबीर सिंह, मुझे यहीं बैठना है। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं अपने पुत्र को तलाश करते हुए। न पुलिस बताती है कि वो कहाँ है, न उसका कहीं पता चलता है। तुम सब ने मेरे लिए उसे कहाँ कहाँ नहीं तलाश कर रहे। मुझे पता है ये अनुजीत सिंह यहाँ पर आया है। इससे ही मैं जाके विनती करूं, मेरी कोई एफआईआर ही दर्ज हो जाए, मेरे पुत्र का कुछ पता चल जाए। ये कहते हुए उसने अनुजीत के सामने हाथ जोड़ दिए। धनकुंवर की आंखों से आंसू जारी थे। वो बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बनी जमीन पर बैठी हुई थी। अनुजीत सिंह ने एक निगाह जसपाल सिंह को देखा और फिर आगे बढ़कर उसे दोनों कांधों से पकड़कर जमीन से उठाया और कहा, माँ जी, मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। अभी करते हैं पुलिस वाले से बात। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसे तलाश करने की। मैं कुलजीत कंवर के पास भी गई थी, मगर उसे कहना चाहा तो अनुजीत बोला, मैंने कहा ना, मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। अनुजीत तुम जाओ इनके साथ, मैं चला जाऊंगा, जसपाल सिंह ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। वहां सभी लोग भी खड़े हो गए। वो सबसे मिलकर अनुजीत से गले मिलते हुए बोले, इसके बारे में मुझे फोन पर बताना। ठीक है, उसने कहा और धनकुंवर के साथ चल दिया। जसपाल सिंह कार में बैठा गांव की सच से होता हुआ अपनी पुरानी हवेली के सामने से गुजरा और फिर ओगी पिंड से निकलता चला गया। इस वक्त वो कपूरथला शहर के नजदीक थे जब अनुजीत का फोन आ गया। उसने वानिता कंवर को कॉल की थी। उसने फोन जसपाल सिंह को दे दिया। हाँ बोल, उसने कहा। धनकुंवर का बेटा सतनाम सिंह तकरीबन 2 हफ्ते से गायब है। वो जालंधर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यहाँ घर आया हुआ था, यहीं से गायब हुआ है। पुलिस के मुताबिक वो कुछ पुरस्कार सरगर्मी में मुलविस था। वो ओगी पिंड बहुत कम आता था। 2 हफ्ते पहले वो घर आया ही था कि एक फोन कॉल के बाद वो बाहर चला गया। उसके बाद वो गायब हो गया। उसकी आखिरी फोन कॉल ओगी पिंड में ही ट्रेस हुई है। उसके बाद उसका कोई पता नहीं। खुफिया वाले या उसके कोई दोस्त? जसपाल ने पूछा। उसने कोई खास दोस्त नहीं बनाए थे। शाम के वक्त वो जालंधर शहर में निकल जाता, आवारागर्दी के पास वापस आ जाता। सभी यही समझते थे कि वो कोई नशा करता है, लेकिन उसकी सेहत बहुत अच्छी थी। वो हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अनुजीत ने बताया, अच्छा इसके बारे में दिलचस्पी लेना, देखना इसके साथ हुआ गया है। जसपाल ने कहा तो वो बोला, ठीक है मैं देख लूंगा। उसके साथ ही उसने फोन कॉल बंद कर दी। जसपाल ने सीट से अपना सर लगा लिया। दोपहर के बाद वो अमृतसर पहुंचकर सीधे रतनदीप सिंह की हवेली में ही गए थे। वो थोड़ी देर के लिए वहां ठहरा, फिर जाने के लिए तैयार हो गया। हवेली से निकलते हुए वानिता कंवर ने उसके चेहरे पर देखा। जसपाल समझ रहा था वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं चलूं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट? वानिता ने पूछा। नहीं, भूपिंदर मुझे छोड़ देगा। उसे साफ इनकार कर दिया। चल तेरे साथ हरमिंदर साहब ही सही, उसने हसरत से कहते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो जसपाल ने कहा, नहीं मुझे अकेले ही वहां जाना है। जसपाल एक बात पूछूं? वो अजीब से लहजे में बोली। पूछो, उसने कहा। तुम इतने बदल क्यों गए हो?
उसने पूछा। वक्त और हालात सब भुला देते हैं। मेरी मानो तुम भी शादी कर लो, सुकून करो, जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर की जानिब चल दिया। वानीता कंवर उसे पोर्च तक छोड़ने के लिए आई। जसपाल सिंह दरबार साहब के अंदर जाकर बरामदे में खड़ा था। सामने सुनहरी दरबार उसे दिखाई दे रहा था। परकर्मा ठाठे मार रहा था। वो आंखें बंद किए कुछ देर खड़ा रहा, फिर वहीं बैठ गया। वो यूं महसूस कर रहा था जैसे बातें कर रहा हो या फिर किसी शक्ति का तलबगार हो। उस वक्त सूरज डूब गया था जब वो वहां से उठा। भूपिंदर सिंह ने उस वक्त उसे एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। वो इससे मिलकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। फ्लाइट जाने में थोड़ा सा वक्त था। उसने एयरपोर्ट के मराहल से फरागत के बाद अपने सामान से सेलफोन निकाला, उसे ऑन किया। चंद लम्हों में उसका फोन बज उठा। दूसरी जानब अरविंद सिंह था। वापस आ रहे हो? तुम्हारी लोकेशन एयरपोर्ट की है। हाँ, अभी कुछ देर में फ्लाइट है, उसने बताया। बड़े उदास हो? वानीता कंवर ने उसने कहना चाहा तो वो बात काटते हुए बोला, छोड़ो यार। फिर सांस लेकर उसने कहा, सुनो, ओगी से एक लड़का सतनाम सिंह गुम है, उसका पता करना है। भारत में अपने जराये को अलर्ट दे दो, बाकी बातें आकर करते हैं। ओके, उसने जवाबन कहा। जमाल वही है या वापस नूरनगर चला गया है? जसपाल ने पूछा। वही है, रात से थोड़ा हरकत में है, अरविंद ने बताया। कोई राब्ता हुआ उससे? उसने पूछा तो अरविंद ने बताया, नहीं, उसके पास फोन वगैरह नहीं है। चौधरी इशफाक उसके बाद कुछ देर में पहुंच जाएगा। इन्हीं लम्हों में फ्लाइट का ऐलान होने लगा। उसने फोन बंद करके बैग में रखा और लाउंज से निकलने लगा। नया पैराग्राफ। रोशन दिन में हर शय चमक रही थी। मैं बस्ती के दरमियान उस खुली जगह पर चारपाई पर बैठा हुआ था जहां 4 रास्ते आकर मिलते थे। वो बस्ती का चौराहा था। थोड़े से फासले पर अल्लाह वसाया की बारात बैठी हुई थी। उसके साथ ही सावरी का दूल्हा बैठा हुआ था। एक जानब देगे तैयार थी। बस्ती का हर बड़ा छोटा वहीं पर मौजूद था। जैसे ही निकाह उनके दरमियान में आकर बैठा, हुदाबश ने मेरी जानब देखा। मुझे ऐसे ही वक्त का इंतजार था। मैं उठा और वहां से थोड़े ही फासले पर बने गोपे में चला गया। जिंदवाड़ा अभी तक बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था। 2 नौजवान उसके पास बैठे हुए थे। चलो इसे लेकर आओ, मैंने उन्हें कहा। वो नौजवान फुर्ती से उठे और उसे लेकर वहीं आ गए जहां बाराती बैठे हुई थी। जिंदवाड़ा ने हैरत से उन्हें देखा तो मैंने नौजवानों से कहा, इसे खोल दो। नौजवानों ने इसे कुछ ही लम्हों में खोल दिया। मेरी बहन कहाँ है? जिंदवाड़ा ने पूछा। वो भी यही है, ये कहकर मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, देख जिंदवाड़ा, मैंने तुझे खोल दिया है, आजाद कर दिया है। अब अगर तुम में हिम्मत है तो सावरी को हाथ लगाकर दिखा दो। अगर तू लेके जा सका तो ले जा, अगर तुम मर्द हो तो अपना कोल निभा। मैंने कहा तो वो मेरी जानब देखने लगा। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मैं बोला, अगर तुम अपना कोल नहीं निभा सकते तो फिर सारी बस्ती के सामने यहाँ इसी चौराहे पर अपनी नाक से जमीन पर 3 लकीरें डाल और इन बस्ती वालों से माफी मांग ले। इनको कह दे कि दोबारा इस बस्ती की जानब देखोगे भी नहीं। तुम और ये बस्ती के लोग बहुत पछताओगे। उसने घुर्राते हुए कहा। मुझे उस पर तरस आने लगा। उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं, मैंने कहा। अब भी मुझे जाने दो, उसने धमकी दी। रोका किसने है? यहां से अगर जा सकते हो तो जाकर दिखाओ, मैंने कहा। तो मेरे लहजे में सर्दपन को महसूस करके वो रुक गया। मैं चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर मैंने कुछ फासले पर खड़े खुदाबख्श की जानिब देखकर ऊंची आवाज में कहा, निकाह शुरू करें। निकाह पढ़ाने लगे। इजाबो कबूल हो जाने के बाद खुतबा पढ़ा गया। कुछ देर बाद ढोल पर थाप पड़ी। ये ऐलान था कि निकाह हो गया। 2 ढोलची आमने सामने खड़े डोल बजाने लगे। खुदाबख्श मेरे पास आकर बोला, मुबारक हो बाबा, आप सबको भी मुबारक हो। ये कहते हुए मैंने जिंदवाड़ा से कहा, खुशी का मौका है, चल नाच। मेरे यूं कहने पर उसने इंतहाई गुस्से में देखा। मैंने फिर दोहराया तो वो यूं ही खड़ा रहा। तीसरी बार भी वो मेरे कहने पर ना हिला तो मैंने पिस्टल निकालकर सेफ्टी कैच हटाया और सीधा उसके पांव में फायर कर दिया। वो तड़पते हुए उछलने लगा।
ढोलची अपना ढोल बजाना भूल गए। एकदम सन्नाटा छा गया। जिंदवाड़ा की चीखें और कराहें फजा में फैल रही थी। वो शिद्दत से कराहने लगा। मैंने ढोलची को इशारा किया। वो जोर जोर से ढोल बजाने लगे। जिंदवाड़ा जमीन पर गिरकर लौटने लगा। मैंने एक बुजुर्ग की लाठी ली और उसके पास जा पहुंचा। इस बार जिंदवाड़ा की आंखों में खौफ उतर आया था। मुझे माफ कर दो, उसने हाथ बांधते हुए कहा। कर देता हूं, लेकिन पहले नाचो। नाचते हुए यहां से चले जाओ। मैंने कहा तो उसने खौफजदा अंदाज से मेरी जानब देखा, फिर उठकर नाचने लगा। मैं लाठी से जैसे ही इशारा करता वो वैसे ही नाचता रहा। वो कुछ देर नाचता रहा। सारे बस्ती वाले उसे देखते रहे। उसका निकलता हुआ खून रेत में जज्ब होता चला गया, यहां तक कि वह चकराया और जमीन पर गिर गया। मैंने नौजवानों को इशारा किया। वो उसे उठाकर गोपी की तरफ ले गए। बस्ती वाले खाना खाने लगे थे। डोल बंद हो चुका था। सहरा का सन्नाटा फिर से जाग उठा था, जिसमें बस्ती के लोगों के कहकहे और बातों की आवाजें भी घुली हुई थी। मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि जिस कदर इसके बारे में बताया गया था, अभी तक वैसा हुआ नहीं। अगर वो किसी ताकतवर वसान शाह का आदमी था तो अब तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था। आधी रात से वो मेरे पास था। तकरीबन 10 घंटे हो चुके थे। अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। उनकी तरफ से ये खामोशी या तो बहुत जोरदार हो सकती थी या फिर कुछ भी नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि उन्हीं लम्हों में एक जोरदार कूक बुलंद हुई। बस्ती से बाहर ऊंचे खजूर पर एक बंदा बैठा हुआ था। ये उसकी तरफ से वार्निंग थी। मैं तेजी से उसकी जानिब बढ़ गया। खजूर पर बैठे नौजवान से मैंने जोर से पूछा, कौन है? वो सामने 3 गाड़ियां आ रही हैं। कैसी हैं गाड़ियां? मैंने तेजी से पूछा तो आवाज आई, एक बंदा और 2 खुली गाड़ियां हैं। इन लोगों के पास असला भी लगता है। ये सुनते ही मैं तेजी से पलटा। कूक सुनकर सभी लोग बस्ती से निकलकर दूसरी जानब चले गए। मैंने अल्लाह वसाया को समझाया हुआ था कि करना क्या है। मैंने देखा कि वो सभी वैसा ही कर रहे हैं। मैं बस्ती के सिरे पर एक ऊंचे घर पर चढ़ गया। 4 व्हील गाड़ियां बस्ती के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। यहां तक कि वो 4 व्हील गाड़ियां वहां पहुंच गईं, जहां कुछ देर पहले लोग बैठे खाना खा रहे थे। अब वो जगह बिल्कुल वीरान थी। 4 व्हील गाड़ियां रुकते ही उनमें से 15-16 के करीब लोग बाहर निकल आए। उनके हाथों में असला था। वो सारे ही अपनी शक्ल सूरत से वहशी लग रहे थे। वो कुछ देर चारों जानब देखते रहे। फिर उनमें से एक बंदे ने ऊंची आवाज में ललकारते हुए एक गलीज गाली देकर कहा, ओए 2 मिनट में जिंदवाड़ा और उसकी बहन को लेकर बाहर आ जाओ, वरना पूरी बस्ती को आग लगा देंगे। कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। पूरी बस्ती पर सन्नाटा तारी था। किसी जानब से कोई आवाज नहीं उभरी थी। वो सारे पूरी तरह अलर्ट चारों जानब देख रहे थे। उसी बंदे ने फिर गलीज गालियां देते हुए वही लफ्ज दोहरा दिए। जब किसी तरफ से कोई जवाब न आया तो उसने हवाई फायर भी कर दिया, जिसके साथ ही कई सारे फायर हो गए। वो उसका रद्देमल देखने को चंद लम्हे रुके। कोई भी सामने न आया, ना ही कोई आवाज उभरी। तभी एक शख्स ने खुली 4 व्हील में से एक कैन उठाया। बिलाशुबा उस कैन में पेट्रोल या कोई तेल था। उसके साथ ही 2-3 लोगों ने ऐसे ही कैन उठा लिए। उनकी समझ से मुझे यकीन हो गया कि वो बस्ती को आग लगा देना चाहते हैं। ये बड़ा खौफनाक अमल था। वो यही समझ रहे थे कि लोग आग के डर से घरों से निकल पड़ेंगे और बड़ी आसानी से इन्हें निशाना बना सकते हैं। लेकिन मुझे इत्मीनान था कि इस वक्त लोग यहां बस्ती में नहीं थे। यही वक्त था जब मैं इन्हें अपने निशाने पर ले सकता था। मैंने अपना पिस्टल अड़स लिया। साथ लेते हुए नौजवान से गन देते हुए कहा, मैंने गन को चेक किया, मैगजीन का इत्मीनान किया। उसके बाद मैंने अपनी जेब में धरे 2 हैंड ग्रेनेड में से एक निकाल लिया, उसे अपने करीब रखा। इन तीनों लोगों को अपनी रेंज में ले लिया जो कैन उठाए हुए थे, और रेंज में आए कैन वालों पर पूरा एक ब्रस्ट फायर कर दिया। सामने खड़े लोगों में लम्हा भर के लिए हलचल मची। तब तक मैं पिन निकालकर हैंड ग्रेनेड पूरी कुव्वत से उन पर उछाल दिया। एक धमाका हुआ, रेत उड़ी और उसमें आग के शोले बुलंद होने लगे। बस्ती के दूसरे नौजवान भी अपनी बसात भर फायरिंग करने लगे। जिस वक्त रेल और धूल छटी, उनमें से कई सारे जमीन पर पड़े हुए थे। एक गाड़ी को आग लग चुकी थी। उनमें से चंद भागकर छुपने की कोशिश में थे। मैंने ताक ताक कर इन्हें निशाना बनाया।
وہ گرتے چلے گئے۔ تبھی میں نے اونچی آواز میں کہا، تم لوگوں کو 3 منٹ کا وقت دیتا ہوں، اگر اپنی جانیں بچا سکتے ہو تو بستی سے بھاگ جاؤ، اپنی لاشیں بھی اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، لیکن سارا اسلحہ یہیں چھوڑ جاؤ۔ یہ بد احتیاطی تھی۔ میری آواز پر وہ اپنی گنوں کے رخ میری جانب کر سکتے تھے، لیکن شاید انہیں ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے تو ان میں سے کوئی نہیں اٹھا، پھر ایک شخص نے ہمت کی، اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے، وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو انہوں نے اپنی لاشیں یا زخمیوں کو بھی اٹھانے لگے۔ جو گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے بیٹھ کے، لاشیں انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں تیزی آتی چلی گئی۔ 3 منٹ میں جو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھایا اور اسلحہ پھینک کر وہاں سے جانے کی کوشش میں لگ گئے۔ وہ اپنی 4 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میدان خالی ہو گیا تھا، صرف جلی ہوئی گاڑی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے نوجوان سے کہا کہ ان لاشوں کو گوفے میں لے جائیں۔ ہر طرح کے اطمینان کے بعد بستی کے لوگ واپس آ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو گیا ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ ابھی تک حیرت زدہ تھے۔ میں نے اللہ وسایہ سے کہا، ان سب کو کہو کھائیں پیئیں اور ڈھول والوں سے کہیں ڈھول بجائیں۔ کچھ دیر بعد وہاں ڈھول بجنے لگے، لوگ پھر سے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر بعد خدا بخش میرے پاس آیا اور دھیمے سے بولا، سائن لاشوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ جنوالا کی حالت بھی ہنسی خراب ہو رہی ہے۔ تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے؟ میں نے پوچھا۔ گاڑی تو نہیں ہے، پر اونٹ ہے ان پر، اس نے کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ صرف جندواڑا کو اونٹ پر بٹھا کر بھیج دو، اسے کہو اپنی لاشیں لے جانے کے لیے بندے بھجوا دے، اس کی بہن ہمارے ہاں رہے گی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہاں سے اٹھ گیا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ میں اور 2 نوجوان بستی میں سب سے اونچی جگہ پر بنے ہوئے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شادی والے گھروں میں رسمیں چل رہی تھی، وہ لوگ خوش تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر سے کوک ابھری۔ میں اور وہ دونوں نوجوان الرٹ ہو گئے۔ ہم نے گنے سنبھال لی۔ ہم نے دیکھا دور سے ایک کھلی گاڑی آ رہی تھی، اس پر 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور ہی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے بستی میں آگئے۔ وہ لاشیں لینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے لاشیں لی اور کچھ دیر بعد واپس چلے گئے۔ اب زیادہ خطرہ ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ ایک نوجوان نے کہا، اس لیے کہ جس زمیندار کے پروردہ ہیں وہ اب ضرور حملہ کرے گا اور بہت زیادہ طاقت کے ساتھ کرے گا۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تبھی دوسرے نوجوان نے کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ میں ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ رات بہت بھاری تھی، دن ڈھلنے والا ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات اس بستی میں کچھ ایسا ہو جائے جس سے کسی کو بھی نقصان پہنچے، مگر مجھے یقین تھا کہ وسان شاہ کے لوگ یہاں ضرور آئیں گے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ان کی توجہ اس طرف سے ہٹا دوں۔ کیسے؟ یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اسی اونچے گھر میں تھا کہ پھر سے کوک سنائی دی، جو ایک طرح سے اب خطرے کی علامت بن گئی تھی۔ میں اور میرے ساتھ کھڑے نوجوان چکنا ہو گئے۔ ہم نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ جندواڑا کی بستی سے مخالف سمت میں چند 4 وہیل گاڑیاں آ رہی تھیں۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر ہانپتے ہوئے بولا، اب کیا کرنا ہے؟ بستی والوں کو بتا دو وہیں کریں جو پہلے کیا تھا، پہلے ہی کی طرح۔ جب تک میری طرف سے فائر نہ ہو تب تک کوئی کچھ نہ کرے۔ میں نے کہا تو وہ یہ سن کر تیزی سے واپس بھاگ گیا۔ میں نے آنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب آتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے گن کو سیدھا کر لیا، میگزین اپنی جیب میں ڈال لیے۔ ایک ہی ہینڈ گرنیڈ میری جیب میں تھا۔ میں پوری طرح تیار تھا۔ ان کی گاڑیاں واضح تھیں۔ وہ 4 تھیں، 3 بند تھی اور ایک کھلی جیپ تھی۔ ان میں کتنے لوگ ہو سکتے تھے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ بستی کے باہر رک گئے۔ چند لمحے رکے رہنے کے بعد ان میں سے 2 لوگ باہر آئے۔ وہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کسی شے پر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد ایک شخص نے اسی جانب انگلی کر دی جدھر میں کھڑا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کے پیچھے چودھری اشفاق کھڑا تھا جو اسی سمت دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نور نگر کے لوگ مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ ایک احساس تفاخر میرے اندر پھیل گیا کہ میں جہاں بھی ہوں وہ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔
بہت عرصہ قبل میرے اندر کہیں چپ لگائی گئی تھی. میں تو اسے بھول بھال گیا تھا، لیکن آج یاد آیا وہ اسی کی مدد سے مجھ تک پہنچے تھے. میں نے اپنے پاس کھڑے نوجوان سے کہا، یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں. یہ دشمن نہیں تو پھر کون ہے؟ اس نے پوچھا. ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے کہا اور مکان سے باہر نکل آیا. میں بستی کے اس آخری سرے پر چلا گیا جہاں سے میں انہیں اور وہ مجھے دیکھ سکتے تھے. میں کافی اونچی جگہ پر کھڑا تھا. ان کی نگاہ فوراً مجھ پر پڑ گئی. میں نے انہیں بستی میں آ جانے کا اشارہ کیا. وہ جلدی سے واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھے. میں چوراہے میں چلا گیا. اتنے میں وہ بھی آگے. چودھری اشفاق کے ساتھ جنید، اکبر علی نواز، گیس سلیمان اور پہلوان فرید بھی تھا. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.